13 अगस्त 1947 आजादी से सिर्फ 2 दिन पहले दिल्ली में एक मीटिंग होती है आजाद भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए, जिसके लिए कांग्रेस के 15 स्टेट कमेटीज ने अपना वोट भेजा। और जब वोट्स काउंट हुए तो 15 में से 12 ने एक ही नाम लिखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन प्रधानमंत्री का नाम सामने आने से पहले महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को एक चिट्ठी भेजी। जब पटेल ने वो चिट्ठी पढ़ी तो प्रधानमंत्री पद से अपना नाम वापस ले लिया और इसी के साथ आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू एक मॉडर्न इंग्लिश एजुकेटेड चार्मिंग पर्सन थे, वहीं सरदार पटेल एक रियलिस्ट ग्राउंड लेवल लीडर थे। उनका मानना था कि रिस्पेक्ट पावर के साथ ही आती है और उनके नेतृत्व में यूएन, चाइना और कश्मीर जैसे बड़े मुद्दों का अंजाम कुछ और ही होता। कमेटी के फैसले के खिलाफ जाकर महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को अपना नाम वापस लेने के लिए क्यों कहा? इस सवाल का जवाब जानने से पहले चलिए जानते हैं कि वो व्यक्ति जो कश्मीर समेत 565 रियासतों को भारत में मिलाने का काम करने वाले थे, अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो क्या होता। 1947 पाकिस्तान से ट्रेंड ट्राइबल अटैकर्स कश्मीर में घुस आए और श्रीनगर बस कुछ ही दूरी पर था। तब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भारत से मदद मांगते हैं। असेशन साइन होने के बाद इंडियन आर्मी को तुरंत एयरलिफ्ट किया गया और वो सीधा श्रीनगर पहुंच गए। आर्मी ने अटैकर्स को पीछे धकेला और कश्मीर बच गया। हम जीत रहे थे। तभी नेहरू इस इशू को यूएन में ले गए और यूएन के कहने पर सीज फायर हुआ। ये तय हुआ था कि दोनों आर्मी पीछे हटेंगी और वहां के लोग वोटिंग से डिसाइड करेंगे कि उन्हें किस देश में शामिल होना है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी। जितने हिस्से पर वो कब्जा कर चुके थे उसे हम आज पीओके के नाम से जानते हैं। अगर उस समय नेहरू की जगह सरदार पटेल फैसले ले रहे होते तो कई हिस्टोरियंस और डॉक्यूमेंट्स ये सजेस्ट करते हैं कि कश्मीर का आउटकम काफी अलग हो सकता था। पटेल की स्टाइल बहुत डायरेक्ट और प्रैक्टिकल थी, जैसे उन्होंने हैदराबाद और जूनागढ़ में किया, जहां बिना डिले के एक्शन लिया और टेरिटरी सिक्योर की। कश्मीर के मामले में भी पटेल यूएन जाने के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि ये इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है और इसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जाना इंडिया की नेगोशिएटिंग पावर को कमजोर बनाएगा। उस समय इंडियन आर्मी ऑलरेडी एडवांटेज में थी और लगातार आगे बढ़ रही थी, इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि पटेल आर्मी को पूरा ऑपरेशन फिनिश करने देते बजाय मिडवे सीज फायर मानने के। लोग मानते हैं कि अगर फैसला पटेल लेते तो शायद आज पीओके नाम का हिस्सा एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1962 आजादी के कुछ साल बाद भारत और चीन के रिश्ते अच्छे दिख रहे थे, लेकिन उस समय इंडिया चाइना के बीच हिमालयन रीजन में कोई प्रॉपर बॉर्डर नहीं था। नेहरू जी का नारा था हिंदी चीनी भाई भाई, और इसके चलते भारत ने सीमा पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर चाइना ने चुपचाप अक्साई चीन में सड़क बना ली जो तिब्बत को उनके बाकी एरिया से जोड़ती थी। जब भारत को पता चला तो नेहरू सरकार ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, जिसमें यह था कि हमारी सेना बॉर्डर पर छोटी छोटी पोस्ट बनाएगी और चाइना की प्रेजेंस को रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि हमारे सैनिकों के पास ना प्रॉपर इक्विपमेंट्स और ना प्रॉपर वेपन्स थे और सप्लाई चेन भी काफी कमजोर थी। वहीं दूसरी तरफ चीन पूरी तैयारी के साथ था। चाइना के सैनिक हमारे सैनिकों के मुकाबले 30 गुना ज्यादा थे और इसके बावजूद हमारे सैनिकों ने बहुत ही हिम्मत से लड़ाई लड़ी। उनकी गोलियां खत्म हो जाने के बाद भी उन्होंने बॉयनोट राइफल, जिसकी निप में चाकू लगा होता है, इसे चार्ज किया और आखिरी दम तक लड़ते रहे, क्योंकि हम ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार ही नहीं थे और चाइना के पास ऑलरेडी एडवांटेज था। इस वजह से हम ये युद्ध जीत नहीं पाए और चाइना ने अक्साई चीन पर पूरा कंट्रोल जमा लिया। लेकिन सरदार पटेल के केस में कहानी शायद अलग होती। पटेल ने रिश्तों से ज्यादा जमीन और सुरक्षा पर ध्यान दिया है। अक्साई चीन में सड़क बनाने की खबर पर वो फॉरवर्ड पॉलिसी बिना तैयारी के लागू करने की बजाय तुरंत मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाते। पटेल की लीडरशिप में आर्मी के पास प्रॉपर विंटर गियर, सप्लाईज और वेपन्स होते, क्योंकि वो डिप्लोमेसी से पहले ग्राउंड रियलिटी को देखते थे। और चाइना के अचानक अटैक करने पर सोल्जर्स केवल बहादुरी से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी और रिसोर्सेज के साथ जवाब देते। सबसे बड़ी बात, पटेल इंटरनेशनल इमेज बनाने की चिंता की बजाय नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते थे। इसलिए संभव था कि उस वक्त चाइना के सामने हमारी स्थिति कमजोर नहीं होती। सरदार पटेल फैसले ले रहे होते तो इंडिया भरोसे से नहीं तैयारी से लड़ता। अब आजादी के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि देश की इकोनॉमी कैसे चलेगी। जवाहरलाल नेहरू ने सोशलिज्म का तरीका चुना, जिसमें कि फैक्ट्रीज, बैंक्स, प्राइसेस सब कुछ सरकार कंट्रोल कर सके। उनके मुताबिक अगर सबकी मालिक सरकार होगी तो इनइक्वालिटी नहीं होगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग निकली। सिस्टम धीरे धीरे पेपर वर्क्स, अप्रूवल्स और लंबी फाइलों के जाल में फंस गया। जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते थे उन्हें लाइसेंस, ढेरों परमिशन लेनी पड़ती थी, जिससे उन्हें बहुत दिक्कत होती थी और धीरे धीरे ग्रोथ थम गई। इस टाइम को लाइसेंस राज भी कहा जाता है।
इकोनॉमी के मामले में भी संभव है कि सरदार पटेल गवर्नमेंट कंट्रोल को सिर्फ उन्हीं जगह तक सीमित रखते जहां जरूरी था, जैसे डिफेंस, रेलवेज और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। बाकी सेक्टर्स में वो बिजनेसमैन और प्राइवेट एंटरप्राइजेस दोनों को स्पेस देते, क्योंकि पटेल खुद उद्योगपतियों को नेशन बिल्डर्स मानते थे और इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान उनकी मदद भी लेते थे। तो अगर वो पीएम होते तो हिस्टोरियंस का एस्टीमेट है इंडिया शायद 1960s में ही लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ जाता और आज इंडिया चाइना से कंपीट कर सकता था इकोनॉमिकली। पटेल ने सत्ता नहीं, जिम्मेदारी चुनी। आजादी के समय भारत एक यूनाइटेड देश नहीं था। हमारे आसपास 565 छोटी छोटी रियासतें थी और हर रियासत के पास 3 ऑप्शन थे, भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में जाना या खुद को इंडिपेंडेंट देश घोषित करना। अगर ये रियासतें अलग अलग रास्ते चुनती तो आज का भारत 10-15 छोटे छोटे देशों में बढ़ सकता था। इसी समय सरदार पटेल ने कमांड ली और सिर्फ 2 साल में 565 में से 562 रियासतों को भारत में मिलाकर एक देश बनाया। कुछ रियासतों ने यहाँ विरोध भी किया, जैसे जूनागढ़ का शासक पाकिस्तान जाना चाहता था, वहीं हैदराबाद के निजाम स्वतंत्र रहना चाहते थे और भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरे की बात थी। इसलिए सरदार पटेल ने पॉलिटिकल और मिलिट्री का यूज करके इन दोनों रियासतों को भारत में शामिल कर लिया। तो सच ये है, दोनों लीडर्स एक्सेप्शनल थे, दोनों की स्ट्रेंथ अलग थी और इंडिया को दोनों की जरूरत थी। लेकिन बुरा ये था कि पटेल केवल 1950 तक रहे। अगर वो 1964 तक नेहरू के साथ रह पाते एज इक्वल पार्टनर तो शायद इंडिया का ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल अलग होता। फिलहाल कमेंट में आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिए, क्या नेहरू सही थे या पटेल? और अगर आपको ये ऑल्टरनेट हिस्ट्री पसंद आई हो तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, व्हाट इफ अगर ब्रिटिशर्स गए ही ना होते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।